भाइयों बहनों, मैं अब्दुल शेख करीम दुर्ग से हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं भ्रष्टाचार का मामला आपके सामने लेकर आता हूँ। आज जो मामला मैं लेकर आया हूँ वो है डोंगरगढ़ से राजस्व विभाग का एसडीएम कार्यालय और तहसीलदार कार्यालय से संबंधित ये भ्रष्टाचार का मामला है, जो कि मैंने शासन और प्रशासन के सामने भी लाया। इस संबंध में मैंने अधिकारियों को भी अवगत कराया और जब वहाँ पर अवगत कराने के बाद में भी उसमें कोई बदलाव नहीं आया, तो आज मजबूरन मुझे आपके सामने में ये जनहित में इसे लाने की ज़रूरत महसूस हुई मुझे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि डोंगरगढ़ एसडीएम कार्यालय जो है वहाँ पर मिस्टर CL मार्कंडे साहब अनुविभागीय अधिकारी हैं और वहाँ पर जो तहसीलदार साहब हैं वो हैं शिव कुमार कंवर साहब। इन दोनों के पास में एक बाबू हैं इंद्र कुमार साहू, सहायक ग्रेड 3 है, जिनसे स्टूनों का काम लिया जाता है एसडीएम कार्यालय में, जबकि इनके स्थान पर नए स्टूनों की नियुक्ति हो गई है, पोस्टिंग हो गई है, बावजूद उसके उनको चार्ज नहीं दिया गया और उनसे ही काम लिया जा रहा है। ये तो मैं नहीं जानता कि उन्हें उस स्थान पर क्यों और किसने बैठाला है, पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि वहाँ पर भ्रष्टाचार कंटिन्यू हो रहा है, लगातार हो रहा है। इसी प्रकार शिव कुमार कंवर साहब तहसीलदार हैं, इनके पास में भी एक गुप्ता जी हैं, वो वहाँ पर सालों से विराजमान हैं। और ये साहू जी जो है इंद्र कुमार साहू जी, ये भी सहायक ग्रेड 3 होते हुए भी स्टूलों का काम कर रहे हैं, वाचा का काम कर रहे हैं, कंटिन्यू लगातार कर रहे हैं। और इन्हीं के टेबल पे ये बहुत सारे लाभ के पद या मलाईदार पद कहा जा सकता है और सारे काम इन्हीं के द्वारा किए जाते हैं। शासन का नियम भी है, मैं इस संबंध में मैं बता दूं आपको कि शासन का नियम है कि किसी भी लाभ के पद पर किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति 3 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हर तीसरे साल टेबल चेंज होना चाहिए, बाबुओं का है तो, और कर्मचारी का है तो स्थान चेंज होना चाहिए, अधिकारी का है तो स्थान चेंज होना चाहिए। परंतु यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो जमा हुआ है मलाई छान रहा है तो मलाई छान रहा है। जो आदमी जो अधिकारी आते हैं उनको ये अपने बस में कर लेते हैं या जैसा भी है उस रूप में अधिकारी उनके साथ में मिल जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि क्या है कैसा है, पर आज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इन कार्यालयों में चाहे आप KCC के लाभ लेने के लिए जाएं, चाहे सीमांकन का काम कराने के लिए जाएं, चाहे भूमि बंटवारा हो आपका, चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, निवास हो, डायवर्सन के लिए आपको जाना हो, या फिर बोर खनन की अनुमति लेना हो, सूखा राहत की राशि लेना हो आपको, या सीमांकन कराना हो, या भूमि विक्रय से संबंधित अनुमति लेना हो, ये बहुत सारे जो काम हैं, ये सारे काम आए दिन और हर किसी के लिए होता है काम, और हर किसी को कराना ही पड़ता है। परिवार में हो चाहे जैसा भी हो, समाज में हो, किसी न किसी के परिवेश में ये आदमी उस कार्यालय से जाता ही है और करवाता ही। ये सारे काम जो हैं, ये सारे काम ज़िंदगी में लगे ही होते हैं। इसलिए यहाँ पर जो बाबू बैठता है वो वहाँ पर बिल्कुल इस तरीके से काम आप जाके देख लीजिएगा, मेरा आरोप नहीं है, ये आप खुद देख लीजिए। और जहाँ तक डोंगरगढ़ की जनता है, वो जो मैं कह रहा हूँ उसको खुद मानती होगी, और नहीं तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको वहाँ बताता हूँ। ऐसे बहुत सारे मामले, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा कि वहाँ पर सीमांकन कराना है 2000 रुपये फिक्स है आपको KCC कराना है, KCC के लिए लेना है तो उसके लिए 2000 रुपये फिक्स है, सीमांकन कराना है 2000 फिक्स है, भूमि बंटवारा कराना है 5000 रुपये दीजिए, जातीय और निवास बनाना है तो 3000 रुपये दीजिए, 2 घंटे में लीजिए, डायवर्सन कराना है तो भूमि के हिसाब से 20,000, 25,000, 50,000, 40,000, 30,000 रुपये लगते हैं। बोर खनन करना है तो 5,000 रुपये दीजिए, सूखा राहत की राशि लेना है तो बाबू को चढ़ावा दीजिए, बगैर नारियल फोड़े, बगैर
चढ़ावा दिए वहाँ कोई काम नहीं होता। सीमांकन कराना है तो 2000 रुपये दीजिए आप, भूमि विक्रय हेतु लेना है तो उसके लिए भी पैसा दीजिए, सारे काम वहाँ हो रहे हैं। इस संबंध में सारे अधिकारी को मालूम है। और सबसे बड़ी बात है, बाबू जो पैसा लेते हैं वो बाबू स्पष्ट बोलते हैं कि ये जो हम 5000 रुपये ले रहे हैं इसमें से 4000 रुपये साहब को जाएगा, 1000 रुपये ऑफिस खर्च है। ये अगर वहाँ से 3000 रुपये लिया जाता है जाति प्रमाण पत्र के लिए, निवास के लिए, इसके लिए या सीमांकन के लिए, तो उसमें बोला जाता है 2000 रुपये साहब को जाएगा, 1000 रुपये ऑफिस खर्च है। मतलब इस तरीके से खुलेआम वहाँ पर खुलेआम चल रहा है। और आप मानिए ये होता होगा, साहब के ज्ञान में होगा, संज्ञान में होगा। चूँकि मैंने इस संबंध में शिकायत भी किया था कि यहाँ पर बहुत पुराने पुराने जो बाबू बैठे हुए हैं, पैड बना के बैठे हुए हैं, लाभ के पद में कंटिन्यू बैठे हुए हैं, इनके घर की हालत देख लीजिए, करोड़पति हैं ये, और आज भी जमे हुए हैं, इसलिए इनको कोई नहीं हटा सकता। मेरा निवेदन शासन से, प्रशासन से, या वहाँ पर जो विराजमान अभी अधिकारी हैं जिनके पास पावर है, जैसे मार्कंडे जी हैं, एसडीएम साहब, तहसीलदार हैं, उनके पास पावर है, तो वो अपने पावर का उपयोग करें, इनका पद परिवर्तन करें। पद परिवर्तन मतलब इनका टेबल परिवर्तन करें। और मैं शासन के अन्य एजेंसियों से मैं निवेदन करूंगा कि यहाँ पर जो विराजमान बाबू हैं, इतने सालों से लाभ के पद पर हैं, मलाईदार पद पे हैं, उनके संपत्ति का भी जांच किया जाए। करोड़पति कहाँ से हो गए, कैसे हो गए? आए दिन मैंने आपको पहले भी इस मामला, कई मामले आपके पास में आए होंगे कि बोर तालाब क्षेत्र में कई घास की ज़मीन को निजी ज़मीन बताकर बेच दिया गया। और इसमें तहसीलदार भी, जो पुराने तहसीलदार थे, लाभ लिए। कई तहसीलदार, कई पटवारी ने लाभ लिया और कई कार्रवाई भी चल रही है। ये सारी चीज़ आपके ज्ञान में है। कुछ जो दलाल थे ज़मीन के वो जेल भी गए और आए भी, ये सारी चीज़ें आपको ज्ञान में है। मेरा यही कहना है कि ये सारे काम वहाँ रुकने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, वहाँ के अधिकारी को जनता के लिए नियुक्त किया गया है, वो ये समझे और लाभ जो बाबू उनके नाम से लेता है या जो होता है वो उस पर वो बंदिश लगाएं। यही मेरा निवेदन है। देखिए, और एक और मामला है, मैं आपको बता दूं कि जैसे एसडीएम कार्यालय में 151 की कार्रवाई होती है, 107/16 की कार्रवाई होती है, जो पुलिस की कार्रवाई होती है, उनमें भी 5000 रुपया, 7000 रुपया, 10,000 रुपये का रेट फिक्स है कि वो पैसा दीजिए और जमानत आपका कंफर्म। मतलब आप के केस को वहाँ पर पहुँचने से पहले आप बाबू को, वहाँ के जो है दलाल जो है, उनको 5 से 7,000 रुपये दीजिए और आपकी ज़मानत कंफर्म हो गई। अच्छा, हाँ, पैसा लेने का एक बड़ा बहुत अच्छा सिस्टम बनाया गया। वहाँ एक जैन लाल कोटवार है, उस कोटवार को लगातार कई वर्षों से वहाँ पर उनकी ड्यूटी लगाई गई है, जबकि अन्य तहसीलों में, अन्य अनुविभागीय अधिकारी कार्यालयों में 2 दिन 3 दिन के लिए हर कोटवार की बारी बारी से नियुक्ति कार्य पर रखा जाता है। यहाँ पर ये जो कोटवार है ये लगातार वहाँ पर है। क्यों है भाई, क्यों है? मेरा कहना क्यों है? जब वो, उसको ऐसा क्या लाभ हो रहा है जिसके कारण वो वहाँ पर कंटिन्यू आके एक नियमित कर्मचारी टाइप का काम कर रहा है? और इसी प्रकार मैं बोलूँगा, अभी सीमांकन का 1-2 मामले मेरे नज़र में है जिसमें विद्युत विभाग ने एनओसी भी नहीं दिया था, उसने आपत्ति लिया था, उसके बाद भी उसको वहाँ पर उनको डायवर्सन किया गया उसको। हाँ, इसी प्रकार से वहाँ पर ईंटें भट्टों पर मुझे अभी ज्ञात हुआ कि ईंटें भट्टों पर अवैध वसूली की जा रही है। शासन का निर्देश के खिलाफ वहाँ पर उनको कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की जाती है। कोटवार के माध्यम से बाकायदा नोटिस भेजा जाता है कि क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और वो आदमी के द्वारा जब ईंटा भट्टा के मालिक के द्वारा वहाँ संपर्क किया जाता है तो 2, 5, 10,000 रुपये लेकर मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। और ये सारे मामले हो रहे हैं तो क्यों एसडीएम साहब को कैसे मालूम नहीं होगा? मेरा स्पष्ट ये है, ये तहसीलदार को कैसे मालूम नहीं होगा? हैं भाई, उनके अधीनस्थ लोग ऐसा कार्रवाई कर रहे हैं, फर्जी नोटिस भेज रहे हैं, फर्जी नोटिस ले जब पहुंच जा रहा है तो ईंटा भट्टा वाला आ रहा है इनके पास में, और भी लोग आ रहे हैं इनके पास में, और हाथ पैर जोड़ के 5-7 हज़ार 10,000 रुपये ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एसडीएम के नॉलेज में ना हो या तहसीलदार के नॉलेज में हो, इम्पॉसिबल, मैं मानता ही नहीं। इसी प्रकार एक मामला और है, मैंने एक आरटीआई लगाया था एसडीएम कार्यालय में कि, और तहसीलदार कार्यालय में, कि आपके यहाँ जो एसी लगा हुआ है, बड़े खूबसूरत पर्दे लगे हुए हैं, टाइल्स लगे हुए हैं, साज सज्जा के कारपेट लगे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें लगी, इन सब के लिए शासन से आपको कौन सी मद से कितने पैसे प्राप्त हुए बताया, और उसके बिल वाउचर दीजिए मुझे। तो वहाँ से एक लेटर आया
कि इस मद में इस कार्य के लिए कोई भी मद से किसी भी प्रकार का पैसा प्राप्त नहीं हुआ, मद राशि प्राप्त हुई। अब आप बताएं कि ये सारी चीज़ें वहाँ लगी हैं, शासन ने पैसा भी नहीं दिया, तो ये चीज़ लगी कहाँ से, कैसे? तो मेरे जो आरोप है, अभी मैं जो बता रहा हूँ कि 151 716 के लिए जो पैसे लिए जाते हैं, या सीमांकन के लिए लिए जाते हैं, जाति प्रमाण पत्र के लिए लिए जाते हैं, केसीसी बनाने के लिए लिए जाते हैं, डायवर्सन के लिए लिए जाते हैं, ये तो सिद्ध है, ऑटोमेटिक सिद्ध है। बताइए 2 लाख 3 लाख 4 लाख का वहाँ पर 700 सज्जा हुआ कहाँ से हुआ होगा, आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार और भी मामले हैं। हाँ, एक बात और, मैंने एक और आरटीआई लगाया था वहाँ से कि आपके यहाँ पटवारी आरआई या तहसील कार्यालय या किसी भी चीज़ के लिए मेंटेनेंस कार्य के लिए या सामग्रिक कार्य करने के लिए कहाँ से कितनी राशि आपको प्राप्त हुई बताया जाए और उसकी बिल वाउचर दीजिए। वहाँ से मुझे पता चला कि 2 लाख रुपए उन्हें मिला था मेंटेनेंस के लिए। किसके लिए? रिकॉर्ड रूम के लिए। रिकॉर्ड रूम के लिए इन्होंने 10 अलमारी खरीदी की इन्होंने। सारे के जो एक अलमारी का रेट इन्होंने 12,528 रुपये 57 पैसा लिया एक अलमारी का। तो 10 अलमारी का इन्होंने लिया 1,50,980 रुपये का। अब इसमें भी खरीदी तो की गई, लेकिन इसमें भी जो छत्तीसगढ़ क्रय नियम होता है उस क्रय नियम का पालन नहीं किया गया। बगैर टेंडर के सीधे सीधे मेसर्स जय अम्बे फर्नीचर भिलाई, यहाँ से इन्होंने जो इनके मुझे ज्ञात हुआ है कि इन अधिकारियों के इनसे बड़े अच्छे संबंध है, पारिवारिक संबंध है, इसलिए इनसे ये क्रय सीधे सीधे क्रय कर लिया गया। भंडार क्रय नियम का कोई पालन नहीं किया गया है। देखिए मामला तो बहुत सारे हैं, पर मैं सबकी बात नहीं कर पाऊँगा, समय कम है। देखिए इनके यहाँ सहायक ग्रेड 2 बहुत सारे लोग हैं, उसके बावजूद लाभ के पद पर इन्होंने सहायक ग्रेड 3 को बैठाल के रखा गया है। अब देखिए 1 2 3 4 5 सहायक ग्रेड 2 हैं, उसके बावजूद इन्होंने सहायक ग्रेड 3 को लाभ के पद पर बैठाल के रखा गया है। इसी प्रकार से जैसे डायवर्सन का मामला है, डायवर्सन के मामले में बहुत सारे केस ऐसे हैं जिसमें लेन देन नहीं हुआ है। उन केसों को इनके द्वारा, उन प्रकरणों को इनके द्वारा ये कहकर समाप्त कर दिया जाता है कि आवेदक के द्वारा व्यक्तिगत रुचि नहीं ली गई है, इसलिए नस्तीबद्ध किया जाता है। अब बताएं, आप समझे, सोचिए। भ्रष्टाचार का मामला था, मैंने आपके सामने में लाया, शासन के सामने में लाया, प्रशासन के सामने में लाया, क्योंकि जनहित का मामला है और मैं चाहूँगा इसमें कार्रवाई किया जाए। मार्कंडे साहब, एसडीएम साहब और तहसीलदार कंवर साहब इसमें ध्यान दें, अन्यथा शासन इन पर ध्यान देवे। और बस इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।